ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार जारी है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये सबसे ताजा ओपिनियन पोल। बात हमने गुजरात की, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की, जिसमें 5 लोकसभा की सीटें हैं। और 2019 के नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था। इस बार क्या कह रहा है जनता का मूड, आइए आपको फटाफट से बताते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों का वोट शेयर आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो 59% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है अगर आज चुनाव हो जाते हैं देश में। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो 39% कांग्रेस का वोट शेयर रह सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो, और अन्य के खाते में 2% वोट शेयर जा सकता है। यानी इस बार भी बीजेपी वही कमाल दिखा सकती है जो बीते 2 चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में उत्तराखंड में बीजेपी ने दिखाया है। कुल 5 लोकसभा सीटें हैं और इन 5 लोकसभा सीटों पर कमल 2019 में भी खिलाया था, उससे पहले 2014 में भी खिलाया था। इस बार भी इन 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है और वोट शेयर फिलहाल कह रहा है कि 59% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। अब अगर आप सीटों की बात करेंगे तो सीट ये बता रही हैं कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार भी बीजेपी अपना कमल खिला सकती है। यानी इस बार भी बीजेपी 5 की 5 सीटें जीतेगी। कोई उलटफेर की संभावनाएं फिलहाल नहीं है अगर आज चुनाव होते हैं या नहीं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास कोई मौका नहीं, अन्य के पास भी कोई मौका नहीं। और इसी के साथ उत्तराखंड की बात करते करते अब हमने 313 सीटों के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। और इन 313 आंकड़ों में जो बंटवारा हो रहा है सीटों का वो इस तरीके से कि 149 एनडीए के खाते में जा रही हैं, इंडिया के खाते में 110 सीटें जा रही हैं और अदर्स के खाते में 54 सीटें जा रही हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। हर्षवर्धन जी, रोहन दुआ जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, इसी प्रकार के नतीजों की उम्मीद की जा रही है उत्तराखंड से, बहुत ज्यादा कोई उलटफेर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्राची, उत्तराखंड में जिसको कहते हैं ना कि जो हम लोग चर्चा गुजरात से करते हुए आ रहे थे, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। उत्तराखंड में स्थिति ये रही कि भले अटल जी के समय में वो राज्य बना, भले उस राज्य को एक तरह से कहा जाता है कि सारी लड़ाई के बाद उत्तराखंड को बनाने का श्रेय ही भारतीय जनता पार्टी को जाता है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत दावेदारी कभी पेश नहीं कर पाई। उसके अपने नेताओं के अंतर्द्वंद बहुत रहे। जबकि वहां पर कांग्रेस की तरफ से देखें तो हरीश रावत को आप देखते हैं, लेकिन वैसे भी अलग अलग पॉकेट्स में बड़े मजबूत नेता रहे। हुआ ये कि विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, ऐसे ढेर सारे नेता, सतपाल महाराज, वो सब टूट के चले आए भारतीय जनता पार्टी में। तो एक तो नुकसान ये हुआ कि जो कांग्रेस के मजबूत नेता थे वो अब रह नहीं गए। छोटा सा राज्य है, बहुत एक दूसरे से कनेक्ट बड़ा अच्छा होता है। दूसरा, वहां की पॉलिटिक्स बड़ी क्लियर कट है, 2 जातीय समूहों के बीच की पूरी बुरी राजनीति होती है। उस राजनीति में भी कांग्रेस मात खा गई। और तीसरी जो बड़ी चीज हुई कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक तरह से कहें कि जो धार्मिक पहचान वाला राज्य है, वहां जो लोग भी जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वो 4 धाम यात्रा होती है, उसका पूरा सीजन होता है। तो हरिद्वार वाले कहते हैं ये हमारा प्रवेश द्वार है, ऋषिकेश वाले कहते हैं हमारा है। लेकिन सोचिए कि वहां के लिए ट्रेनें नहीं, वहां के लिए बसें नहीं, सब कुछ एक तरह से कहें कि प्राइवेट ट्रेवल ऑपरेटर्स की कृपा पर चलता था। अभी जिस तरह से वहां सड़कें बनी, अभी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, पहाड़ों को लेकर जो नरेंद्र मोदी की नीति है वो बहुत कारगर है और उसमें पुष्कर सिंह धामी जोड़ते हुए दिख रहे हैं। नतीजा सामने है। रोहन दुआ जी, जब उत्तराखंड की बात करेंगे तो यूसीसी का भी जिक्र होगा, क्योंकि यूसीसी पर कदम उठाने वाला राज्य उत्तराखंड है। क्या यूसीसी एक मुद्दा ऐसा है जो 5 सीटों में रिफ्लेक्ट हो रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? नहीं, मुझे लगता है प्राची, जब उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो यूसीसी करीब 48 घंटे 72 घंटे पहले धामी साहब ने अनाउंस किया और उसका जो इफेक्ट था वो नज़र आ गया था चुनाव में। लेकिन अगर मैं हर्षवर्धन साहब की बात करूं कि उन्होंने जिस तरीके से केदारनाथ का जिक्र किया, वही जिक्र मैं भी करने वाला था। मैं वेट कर रहा था कि कहीं वो जिक्र भूल ना जाएं। प्रधानमंत्री महादेव के बड़े भक्त हैं और अगर आप देखिए, भले ही उज्जैन नगरी हो, काशी विश्वनाथ हो या केदारनाथ हो, बड़े ही दिलचस्प तरीके से भाजपा ने ये सारी चीज़ें सामने आके रखी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में भी। ऐसा नहीं है कि 2017 के चुनाव में उन्होंने इसका महत्व हमें बताया हो, लेकिन 2019 के भी चुनाव में जब 8वें चरण का चुनाव था तब प्रधानमंत्री खुद
जाके केदारनाथ में तपस्या करने चले गए थे। तो जो एक उनका कनेक्ट है उत्तराखंड के लोगों से, वो महादेव की तपस्या को लेके ही है, और उसका इफेक्ट जो है वो बाकी आसपास नेबरिंग स्टेट्स में नजर आता है, भले ही काशी विश्वनाथ में हो कॉरिडोर जो बनवाया इतना बड़ा, या उज्जैन में हो। तो मुझे लगता है कि जो 5 सीटों का जो आपका ये रुझान दिखा रहा है वो यही इसीलिए होगा क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अभी भी यही समझते हैं कि जितना चाहे आप देखिए 2013 में अर्थक्वेक आया इतना बड़ा, उसके बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बाकी लोगों को निकालने के लिए उत्तराखंड में से खुद वहां से गाड़ियां लेके गए थे। तो जितना उनका प्यार रहा है उत्तराखंड की, कई बार उन्होंने बोला कि ये देवभूमि से मेरा एक बड़ा रिश्ता है पुराना, क्योंकि वहां पे वो रहे जब प्रचार करते थे तो संघ की तरफ से, और हिमाचल में भी रहे, तो उनका एक जो लगाव है वो उत्तराखंड से और महादेव की इन जितनी भी जो श्राइन्स हैं उनसे नजर आता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे तो कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, और जिस तरीके से इस बारी कांग्रेस को वहां पे हारना पड़ा और दूसरी बारी भाजपा वहां पे सरकार बनाई उत्तर प्रदेश की तरह, तो कोई मुकाबला मुझे नजर नहीं आता, और 5-0 से ही अगर 10 भी होती तो 10-0 भी होता। ठीक है विजय जी, क्या रीजन है कांग्रेस के लिहाज से, अगर आप समझाएं, कितना मजबूत संगठन होने के बावजूद आप 0 सीटें लेकर आ रहे हैं? 2 चुनाव बीत गए लोकसभा के, तीसरी बार उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस उभर कर आए, लेकिन उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है कांग्रेस की परफॉर्मेंस में। देखिए 2 चीज़ें हैं कांग्रेस के रेफरेंस में कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बना दिया करीब करीब। ये अलग बात है कि वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई वहाँ पर। पिछली बार जब सरकार बनी तो पता नहीं था कि बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ज़्यादातर मंत्री वहाँ पर कांग्रेस के थे उसमें, और इसलिए वहाँ पर आज कांग्रेस की लीडरशिप ही खत्म हो गई है, संगठन ही एक तरह से वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री की डेवलपमेंट को लेकर, रिलीजियस टूरिज्म को लेकर, वहाँ पर केदारनाथ को लेकर, बद्रीनाथ को लेकर, हेमकुंड साहिब को लेकर जो डेवलपमेंट किया गया है, और ख़ासतौर से उसमें नितिन गडकरी जी का जो डिपार्टमेंट है उसने जो ऑल वेदर सड़कें बनाई है, उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आज लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं टूरिज्म के लिए। पहले वहाँ पर पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता था, एक ज़माने तक हम लोग जाते थे तो बहुत लंबा समय लगता था और बहुत मुश्किल होता था। तो वो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर किया है, और पार्टी ने नई लीडरशिप जो है वहाँ पर खड़ी की है। पुष्कर सिंह धामी नए नेताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में हरीश रावत के अलावा आज कोई बड़ा नाम वहाँ पर दिखाई नहीं देता, और उनके साथ संगठन और केंद्रीय नेतृत्व कोई बहुत मजबूत तरीके से खड़ा नहीं है। तो कांग्रेस को वहाँ पर भी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से नई लीडरशिप को वहाँ तैयार किया जाए। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का वोटर है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोटर वहाँ पर नहीं है। गुजरात जैसी स्थिति उत्तराखंड में नहीं है। जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा था कि जब बनी थी वाजपेयी जी के वक्त में सरकार, तब से लगातार कभी कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, कभी भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन वो कांग्रेस अपने आप को ख़त्म करती रही और वहाँ की लीडरशिप ख़त्म हो गई। विजय बहुगुणा का नाम जैसे लिया, हरीश रावत साहब का नाम लिया, तो उनको हटाकर, और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत झगड़े रहे वहाँ पर। इतनी छोटी स्टेट में इतनी लीडरशिप के झगड़े तो कभी नहीं रहे होंगे। वहाँ पर इतने 1 दर्जन से ज़्यादा लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सबके सब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बनाए रखा और नेताओं को एक के बाद एक चेंज करके भी एक सरकार में, एक विधानसभा में 3-3 मुख्यमंत्री बना दिए। छोटी जगह पे इतने मुख्यमंत्री शायद किसी राज्य में एक विधानसभा में 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बीजेपी के लिए भी बहुत आसान काम है। बिल्कुल, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो एक चेहरा उत्तराखंड में काम करता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और वो नतीजों में वो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उत्तराखंड के बाद आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। वोट शेयर क्या कह रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, ये आपको बता देते हैं। वोट शेयर ये कहता है कि बीजेपी 50% यहां पर वोट शेयर हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 10%, एनसी 17%, पीडीपी 4%, डीपीएपी 7% और अन्य के खाते में 12%
जो वोट प्रतिशत है वो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है अगर आप वोट के लिहाज से बात करेंगे। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 10% यहाँ पर कांग्रेस वोट निकाल सकती है। अगर आप बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की तो 17%, अगर आप महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे तो 4%, गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं 7% वोट शेयर वो भी अपने खाते में ला सकते हैं और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जा सकता है। अब बात हम सीटों की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख में 6 लोकसभा की सीटें हैं और इन लोकसभा की सीटों में जो बदलाव हो रहा है या जो हम कहें जिस तरीके के अब रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 3 सीटें बीजेपी जीतेगी, यानी कोई भी यहाँ पर नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा है। पीछे चुनावों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कांग्रेस 0, यानी कांग्रेस एक भी सीट यहाँ पर नहीं निकाल पाएगी। अगर आप बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की तो 2 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, 1 सीट का नुकसान उनको हो रहा है अगर आप पिछले चुनावों से कंपैरिजन करेंगे। महबूबा मुफ्ती पहले भी 0, इस बार भी 0, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, DPAP उनकी पार्टी का नाम है, 1 सीट वो जीत सकते हैं, यानी 1 सीट का फायदा यहां पर गुलाम नबी आजाद को हो रहा है। अन्य के खाते में 0, यानी पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो मोटा मोटी उसी तरीके से है जैसे कि 2019 के चुनावों में थी, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। बीजेपी के लिहाज से 3 सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनावों में भी जीती थी और इस बार भी 3 सीटें जीत सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो। कांग्रेस की बात करें तो 0, एनसी की बात करें तो 2, पीडीपी 0 और डीपीएपी की बात करें तो 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। सबसे ज्यादा मुद्दे पूरे देश भर में भावेश इसी स्टेट के चर्चा में रहते हैं और बीजेपी इन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है। जब वोटर्स के बीच में आप लोग जाते हैं पूछने के लिए तो क्या उन मुद्दों की, मसलन 370 आतंकवाद, इन मसलों की चर्चा होती है ग्राउंड पर? बिल्कुल होती है। आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को यदि कि ओवरऑल पिक्चर में देखेंगे तो तीनों ही जगह के अपने अपने फैक्टर्स हैं और वो चुनाव में रिफ्लेक्ट करती है। लद्दाख में पहले मुद्दा हुआ करता था कि उसको एक वो बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसको उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल किया, तो वो एक वहाँ पे मुद्दा है। जम्मू एंड कश्मीर दोनों की अलग अलग मुद्दा है। देखिए बात है क्या, 370 को लेके दिल्ली में बैठ के वो एक क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे उस चीज़ को लेके आप जाएंगे जो एक न्यूट्रल लोग हैं उस चीज़ों को फील करते हैं कि वहाँ पे इसको हटाने के बाद डेवलपमेंट हुआ है। जो डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम है ग्रास रूट लेवल पे पहुँच रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे भले ही बीजेपी जो है वो कश्मीर रीजन में सीटें नहीं जीती, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे वहाँ भी अपना इनरोड बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो मुद्दे हैं। दूसरा ये है कि आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल पार्टी है वहाँ की, फारूक अब्दुल्ला है या पीडीपी है, ये सारे एक जगह एक ब्लॉक के हिस्सा बन चुके हैं, इंडिया ब्लॉक के जिसको कहते हैं। तो उन सब चीज़ों से वहाँ के लोग बरसों से वही राजनीति देखते आ रहे, वही चीज़ें, वही मुद्दे, वही कि 370 नहीं हटाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो उन सब चीज़ों से त्रस्त होकर वहाँ पे एक नई तरह की राजनीति हो रही है जिसमें बीजेपी को भी फ़ायदा है और एक नई नवील पार्टी जो आज़ाद साहब की उनको भी फ़ायदा होता दिख रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे जिसमें हो सकता है लोकसभा इलेक्शन में ये सब रिफ्लेक्ट करें। संजय जी, धारा 370 का हटाना और उसके बाद पहली बार ये चुनाव अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा के होने जा रहे हैं, कितना बड़ा फैक्टर रहेगा ये लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के लिहाज से? देखिए, अभी जो ताज़ा सर्वे है उसका आपने अनुमान दिखाया और 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो खास परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। बीजेपी पिछली बार भी 3 सीटें जीती थी, आज का भी अनुमान है बीजेपी 3 सीटें जीत जाएगी और जम्मू कांग्रेस की स्थिति वही है, कमोबेश पूरी स्थिति वही है। अंतर क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? अंतर मेरे समझ से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी का बढ़ता हुआ जनाधार। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इस सर्वे के अनुमान से 50% से ज़्यादा वोट उनको बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन होता हुआ दिख रहा है। आंकड़े जो अभी हमने दिखाए हैं या जो दिखाए जा रहे हैं दर्शकों को, इससे तो बस इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें एक बात और जो होती है, देखिए जो बीजेपी का जो 50% वोट है उसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो लद्दाख रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन, वहाँ पे वोटर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बीजेपी को बड़ी सपोर्ट मिलती है। जो कश्मीर रीजन है वहाँ पे वोटर्स कम है और उनका वोट प्रतिशत भी वहाँ कम होता है अमूमन। तो इस वजह से ये वोटों में जो इतना बड़ा गैप दिख रहा है। नहीं, लद्दाख रीजन बड़ा नहीं है, जम्मू रीजन बड़ा है। जम्मू रीजन बड़ा है, लद्दाख छोटा सा रीजन है। लद्दाख में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, ये मैंने कहा।
ठीक है विजय जी, जो जटिलताएं हैं जम्मू कश्मीर की और उन जटिलताओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी पूरे देश भर में चुनावों में जाती है, आतंकवाद पर चोट करना हो, धारा 370 हटाना हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना हो, क्या ये मुद्दे बीजेपी को मदद करते हैं जम्मू कश्मीर रीजन में? क्या नैरेटिव एक गढ़ पा रही है बीजेपी कि हमने जो किया वो कोई पार्टी नहीं कर पाई? दो बड़े बदलाव हुए हैं। 370 को जब हटाया उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा काम वहाँ पर किया कि पहले जो केंद्र से हमेशा वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जाता रहा है, मदद जो है केंद्र की मदद देश भर के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को मिलती रही है पिछले 70-75 साल में। लेकिन वो पैसा दो परिवारों के पास के थ्रू जाता था या उनके पास जाता था, वो फारूक अब्दुल्ला या अब्दुल्ला फैमिली और महबूबा मुफ्ती की मुफ्ती फैमिली। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने उन फैमिलीज़ को बाईपास करके जो पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर जो नई लीडरशिप थी उनको वहाँ पर पैसा केंद्र का पहुँचाना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ स्टेट में डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पर होने लगा और एक नई तरह की लीडरशिप वहाँ पर पैदा हुई है। सीट्स को अगर आप देखें और 370 के इशू को देखें तो 370 का इशू ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को देश भर में फ़ायदा हो सकता है सिवाय जम्मू कश्मीर के। समझे? जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश भर में फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को 370 हटाने का हो सकता है। मैं वहाँ पर अक्सर जाता रहता हूँ और वहाँ अब भी मोटे तौर पर लोग उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खासतौर से घाटी के लोग। इसलिए मैं समझता हूँ कि 370 के बाद जो आपने सीटों का जिक्र किया, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, लेकिन इतना वोट परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिलेगा, क्योंकि घाटी में तो आप समझिए कि यदि 10% वोट भी मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा वोट होगा। देखिए बीजेपी की जो तीनों सीट जीते, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे सीट वाइज बताने की अभी जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें घाटी के नहीं है, तो ये चीज बस क्लियरिफाई कर दूं। वोटिंग परसेंटेज में तो आएगा ना, क्योंकि 50-50 बात है कि घाटी के हो ही नहीं सकते हैं, आप सर्वे करें या ना करें, घाटी के तो हो ही नहीं सकते हैं, घाटी के हो ही नहीं सकते और वो 50% सीट्स है ना। ठीक है, लेकिन फिलहाल 3 सीटें बीजेपी को जरूर मिल रही हैं, कोई नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा है। मुद्दे जो हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, खैर वो तो जब चुनाव आएंगे तब पता चलेगा। सवाल है किसी के? मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। उन्होंने कहा था, आपने भी बताया कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी मतलब ये समझ रही है कि गांधी नाम है तो इसी से काम हो जाएगा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो बड़ा परिवर्तन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे पहले उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीते। उसके बाद राहुल गांधी ने ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी काम किया है, मैकेनिक भी वो बने हैं, खेती उन्होंने की है और ड्राइवर वगैरह और जो है आज़ादपुर मंडी जो सब जगह गए हैं, मतलब ज़मीनी स्तर पर काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक, तो क्या इसका चुनाव में फर्क पड़ने वाला है कुछ? नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी नेता अगर जनता के बीच में यात्रा निकाल रहा है तो उसका पॉजिटिव फर्क पड़ता है। अब जैसे आप ही ये सवाल ना पूछते अगर राहुल गांधी गायब हो गए होते तो राहुल गांधी उसके बीच में भी छुट्टी पर चले जाते हैं, इंटरवल पॉलिटिक्स करते हैं। सवाल यहाँ ये है कि जो मोमेंटम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से क्रिएट किया, क्या वैसा मोमेंटम वो बीच बीच में एक फोटो खिंचाकर क्रिएट कर सकते हैं? क्या राजनीति इससे चलती है? आपको अच्छा लग सकता है, फोटो अच्छी आती है, मैकेनिक के साथ गए, खेती वाले के साथ गए, लेकिन क्या उन मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? अगर वो आंदोलन खड़ा करेंगे तो वोट में ट्रांसलेट होगा, आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे तो आपको फोटो अच्छी लगेगी, लाइक करेंगे, कुछ पोस्ट रिपोस्ट कर देंगे, लेकिन वो उससे आगे वोटों तक नहीं बढ़ पाता है। सवाल सर, मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी, जैसे सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है काफ़ी टाइम से, पर वो अपनी स्टेट में नहीं ला पा रही है, तो इसका क्या मुख्य कारण है? जो 2014 से जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम से अभी तक स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ पाई। कौन से स्टेट में? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में नहीं ला पाई। ये स्पष्ट, अगर आप देखें दिल्ली के चुनाव को, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव और उसके पहले 13 का चुनाव, ये बताता है कि दिल्ली की जनता ये समझती है कि देश में शासन के लिए तो बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, या प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं कि यही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात आती है तो उन्हें यह समझ आता है कि विधानसभा के लिए शायद केजरीवाल ज़्यादा अच्छे नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा अच्छे नेता हैं, और इसी के लिए आपको लगातार स्प्लिट वोटिंग दिल्ली में दिखाई पड़ता है। विधानसभा के लिए किसी एक पार्टी को और लोकसभा के लिए किसी दूसरी पार्टी को दिल्ली की जनता वोट करती रही है। ठीक है, दिल्ली पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे। बाकी सवाल सर, मेरा सवाल संजय सर से है। सर, क्या बीजेपी अंधों में कानी सरकार है? क्योंकि अगर हम दूसरे स्टेटों में देखें तो सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास कोई ओपोनेंट नहीं है, मतलब कोई अच्छा
वो अपोजिट नहीं है। साइड नहीं है। इस सिर्फ इसलिए क्या बीजेपी को वोट मिलते हैं? अगर किसी पार्टी को इतना ज़्यादा वोट मिलता, आप बीजेपी का वोट देखें, 2009 का अगर लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी के पास 18.6% वोट थे। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट 31% होता है, नेशनली मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे, और 2019 के चुनाव में 37.6। देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिसने 10 साल के अंतराल में अपने वोटों को दुगना किया, 18% से लेके 37.5 पे चले गए। सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता कि उन्हें लगता है, जनता को लगता है ऑल्टरनेटिव नहीं है। वैसी जनता 1-8% हो सकती है, 2% हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कई तमाम अन्य कारण है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, बीजेपी का काम, बीजेपी की जो वेलफेयर पॉलिसीज है, इन सब चीजों के कारण ही बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में देश की जनता वोट कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में अगर जनता वोट कर रही है तो कम से कम मैं तो नहीं मानता कि जो आपने जो मुहावरे का इस्तेमाल किया, अंधों में काना राजा, मैं नहीं मानता कि इसको अंधों में काना राजा कहने वाली सरकार माननी चाहिए। और 224, एक लाइन में बोल दूं कि 224 सीटों पर पिछली बार 2019 के चुनाव में 224 सीटें, 224 सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख से ज़्यादा का विनिंग मार्जिन रहा है, मतलब जीत का अंतर 1 लाख से ज़्यादा है। तो वो 1 लाख से ज़्यादा का अंतर केवल टीना फैक्टर की वजह से नहीं हो सकता कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसलिए आप इनको वोट दे दें। वो जीत सकती है सीट, और उसमें बहुत सारी सीट्स ऐसी है जिसका भी मैं डिटेल में जानना नहीं चाहता, जो 3 लाख से 5 लाख से जीती हुई हैं। 6 लाख वोट का जो विनिंग मार्जिन है वो भी वहां पर है। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि आप अभी जिस सवाल को कह रहे थे, कई बार देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दूसरे वाले नेता कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इसको तो ये भी मान सकते हैं ना। और अगर लोकतंत्र में ज्यादा लोग मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है। ऐसे बेहतर होते लोकतंत्र के लिए ऐसा मुहावरा ये ठीक नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, बाकी स्टेट्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि हमने आज चर्चा की है गुजरात की, हमने चर्चा की है उत्तराखंड की, हमने बात की है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। एक बार छोटा सा रिकैप आपको दे देते हैं आखिर में कि आखिर गुजरात में आंकड़े क्या कहते हैं, बाकी स्टेट्स में आंकड़े क्या कहते हैं। तो अब तक कुल 319 सीटों का सर्वे आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें से 152 सीटें एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 112 सीटें और अन्य के खाते में 55 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी अगर आप गुजरात, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख को एक साथ मिला लेंगे तो अब तक हम आपको 319 सीटों का सर्वे दिखा चुके हैं, जिसमें 152 सीटें एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 112 सीटें, अन्य के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं। गुजरात की हमने बात की, 26 लोकसभा सीटें हैं, 26 की 26 बीजेपी जीत सकती है। क्लीन स्वीप गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी करेगी। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे है वो बता रहा है कि 26 में से 26 सीटें गुजरात में जीतेगी। उत्तराखंड की भी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार उत्तराखंड में भी बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है। 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस के सामने कोई भी मौका नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी हमने चर्चा की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के आंकड़े ये कहते हैं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कि 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 0, एनसी 2। आप बात करेंगे पीडीपी की तो 0, और अगर आप बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी की तो यहाँ 1 सीट गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी जीत सकती है। कुल मिलाकर 319 सीटों की चर्चा आपके सामने हम कर चुके हैं। 152 सीटें जहां एनडीए गठबंधन जीत सकता है। अब आइए बात करेंगे उस स्टेट की जिसमें सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल देखने को मिली। लोकसभा सीटों के लिहाज से भी एक बड़ा राज्य है। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जिसमें 48 सीटें हैं लोकसभा सीटों की। क्या फिलहाल हमारा जो सर्वे है वो कह रहा है, वोट शेयर के आधार पर आपको बताते हैं। बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है 32%, कांग्रेस का रह सकता है 15%, एनसीपी की अगर आप बात करेंगे तो 12% यहां पर एनसीपी का वोट शेयर रह सकता है। शिवसेना उद्धव गुट की बात करेंगे तो 15%, शिवसेना शिंदे गुट की बात करेंगे तो 10%, और एनसीपी अगर आप बात करेंगे अजीत गुट की तो 5% उनका वोट शेयर रह सकता है। अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जा सकता है। सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी जरूर बन रही है, लेकिन शिंदे और अजीत पवार के आने से बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं होगा, ये सीटों के आधार पर आगे हम आपको बताते हैं कि शिंदे गुट और
अजीत पवार साथ में आए हैं बीजेपी की, तो क्या कमाल बीजेपी यहां कर पाती है। आइए आपके सामने रखते हैं 48 सीट किस तरीके से हो सकता है बंटवारा। बीजेपी की बात करें तो यहां 22 सीटें बीजेपी जीत सकती है। पिछली बार की तुलना में कंपैरिजन करेंगे तो 1 सीट का नुकसान यहां बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 9 सीट जीत सकती है, 8 सीट इजाफा हो रहा है, यानी 8 सीटों का फायदा कांग्रेस को महाराष्ट्र में हो रहा है। एनसीपी की बात करेंगे तो 3 सीट, 1 सीट का नुकसान है। शिवसेना उद्धव गुट की बात करेंगे तो 8 यहां पर वो सीटें निकाल सकते हैं, यानी 8 सांसद उनके चुनकर आ सकते हैं। 2 सीटों का यहां पर फायदा हो रहा है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर आप बात करेंगे तो कुल 4 सीटें यहां पर शिवसेना शिंदे गुट जीत सकता है। 8 सीटों का नुकसान यहां पर शिंदे गुट को हो रहा है। एनसीपी अजीत पवार की अगर आप बात करें, हालांकि देखिए अभी तक पार्टी में कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है, आधिकारिक तौर पर 2 गुट अभी नहीं बने हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, लेकिन अगर अजीत पवार को आप अलग से देखेंगे, काउंट करेंगे तो 2 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। तो 2 सीटों का उन्हें मार्जिन यहां पर मिल रहा है। अन्य के खाते में 0 से 2 जो सीटें हैं वो जा सकती हैं। 2 सर्वे किस तरीके से महाराष्ट्र की बदलती हुई सूरत को दिखा रहे हैं आपको बताते हैं। 3 महीने पहले जुलाई 2003 में जो हमने सर्वे किया था उसमें एनडीए को मिल रही थी 24 सीटें। अक्टूबर 2023 आते आते जो अभी ताजा सर्वे में आपके सामने रख रही हूं 28 सीटें हो गई एनडीए की, यानी 4 सीटों का सीधे सीधे तौर पर फायदा यहां एनडीए को हो रहा है। इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया गठबंधन को जुलाई 2023 में 24 सीटें मिल रही थी, यानी कांटे की टक्कर थी जुलाई के सर्वे में, लेकिन अभी अक्टूबर आते आते 20 सीटें रह गई हैं। 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, यानी 4 सीटों का नुकसान यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों सर्वे ये बता रहे हैं कि फिलहाल एनडीए जो है वो 28 सीटें जीत सकता है, यानी 4 सीटों का यहां पर फायदा हो रहा है। अगर आप जुलाई से कंपैरिजन करेंगे, 3 महीने पहले के सर्वे से कंपैरिजन करेंगे तो 4 सीटों का फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर वोट शेयर इस तरीके से है, माफ कीजिएगा, जो वोटिंग परसेंटेज के बाद जो वोट में कन्वर्ट होकर सीटें बनती हैं उसमें 22 सीटें बीजेपी जीत सकती है। शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 4 सीटें, एनसीपी अजित पवार की बात करें तो 2 सीटें जीत सकती हैं। महाराष्ट्र की जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है रोहन जी, क्या मायने निकालें इसके, क्या सीधे सीधे मतलब है? बीजेपी को नुकसान हो रहा है ये सियासी फेरबदल से या फायदा? नहीं, मुझे लग रहा है कि नुकसान और फायदा तो हम तब देखें जब आज 24 घंटे और 48 घंटे का प्राची हम जिक्र करें। देवेंद्र फडणवीस भी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी दोनों दिल्ली में मौजूद हैं, और जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी एक हलचल, सियासी हलचल ये भी हो रही है कि शरद पवार और अभिषेक मनु सिंघवी भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है कि किस तरफ पार्टी को अधिकार दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अजित पवार ने भी ब्रेक कर दिया, उधर उद्धव ठाकरे कैंप को भी ब्रेक कर दिया गया था शिंदे की तरफ से। तो जहाँ तक अगर मैं ये बात करूँ सियासी हलचल की, वो तो मुझे लगता है कि अगले साल तक भी ये ख़त्म नहीं होएगी। और जिस तरीके से बार बार कभी आता रहता है इंडिकेशन कि अजीत पवार छोड़ सकते हैं फिर वापस जा सकते हैं, बड़ी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी सी है अभी भी, और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी 2024 तक भी रहेगी और 24 के लोकसभा के बाद में जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं उसमें भी रहेगी। और उसका कारण ये है कि पवार कैंप जो है वो खुद ही बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या वो सपोर्ट करेंगे, कभी वो कांग्रेस में सपोर्ट करते हैं अडानी के इशू को लेके, फिर अगले ही 1-1.5 महीने बाद गौतम अडानी और शरद पवार दोनों नजर आते हैं इकट्ठे जाते हुए गुजरात में। तो जब एक कंसेंसस ही नहीं है किसी मुद्दे को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया आउटफिट वाला जो आपका नंबर है उस पर भी कोई टैली रहेगी। बीजेपी का बढ़ना तो लाजमी ही था, जितना एक कंसेंसस को लेके, इंडस्ट्रियलिज्म को लेके एक उस पर विवाद चलते जा रहे थे, और जिस तरीके से पवार कैंप के अंदर एक हलचल मची हुई है सुप्रिया सुले को प्रेसिडेंट बनाने के बाद में वर्किंग, वो डेफिनेटली दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ रिवोल्ट। और वो जो रिवोल्ट है वो अभी भी नजर आ रहा है ग्राउंड पे। आप भले ही अभी जो स्पेशल सेशन हुआ वहां पे भी देख लीजिए, जिस तरीके से सुप्रिया के बयान आ रहे थे कांग्रेस को लेके कि क्या चुनाव इकट्ठे लड़े जाएंगे या नहीं, तो शरद पवार ने उस पे अपनी चुप्पी हटा दी और बोला कि असेंबली के जो चुनाव है वो अलग लड़े जाएंगे और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो उसका ही नतीजा है उन्हीं बातों का कि जो हमें नजर आ रहे हैं आंकड़े की बीजेपी बढ़ती जा रही है।
और वो आप बिल्कुल, देख देखिए, लीजिएगा जिस- 2024 में भी नजर आएगा। जिन गुटों की आप बात कर रहे हैं, जिनको मैनेज भी करना है, भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करने की कोशिश भी की जा रही है। अजित पवार की जो नाराजगी है वो दूर करने की बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन क्या ये वाकई में दूर हो पाई, ये एक बड़ा सवाल है। भावेश, जब ग्राउंड पर जाते हैं हम वोटर्स के बीच में, तो ये जो सियासी उथल पुथल होती है कि आज वो नेता इस पार्टी के साथ है, आज वो पलटकर दूसरी पार्टी के साथ आ गया, फिर उसके घर वापसी हो जाती है, ये मैटर करता है वोटर्स के बीच में? बिल्कुल करता है। आप देखिए जैसे जुलाई से अब तक में जो फर्क आया 4 सीटों का जो आया है, उसमें इसका सबसे बड़ा फैक्टर है जुलाई से अब तक हुआ क्या है। देखिए जैसे अभी रोहन बात कर रहे थे, जुलाई से अब तक शरद पवार ने पूरी अपने आप को इस तरह का एक्सपोज किया है। शुरू में लग रहा था कि चलो उनके साथ गलत हुआ, उनकी पार्टी को तोड़ा गया था, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया था, लेकिन धीरे जैसे उनका अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग हुआ, कई बार अदानी मुद्दे को लेकर, तो एक तरह का एक इंडिकेशन गया कि इन सारे मामले में उनका कुछ ना कुछ रोल जरूर है। तो एक तो ये हुआ कि अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात हुआ, देखिए शिवसेना को लेकर मेरा शिवसेना उद्धव ठाकरे को लेकर मेरा कमेंट है। देखिए कुछ दिन पहले जो तमिलनाडु से जो वाकया चला था, सनातन धर्म को जो डेरोगेटरी रिमार्क्स जो भी आए थे उसको लेके, देखिए महाराष्ट्र जो है वो वेस्टर्न इंडिया को, जब मैं पूरी वेस्टर्न इंडिया को देखता हूँ तो पूरा वेस्टर्न इंडिया आज के डेट में भगवा रंग में रंगा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि जब शिवसेना जो मूल शिवसेना जो यूबीटी जो है, यूबीटी के जो नेता है, उन्होंने उस पर उस ढंग से रिएक्ट नहीं किया जो करना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना का जो कोर वोटर है वो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी का मानता है। उस ढंग से जब आपके सहयोगी जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट को धर्म को लेके कमेंट करेंगे और आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपके जो सपोर्टर है उसमें एक तरह का कंफ्यूजन होगा। तो ये दोनों जो ग्रुप है आप देखेंगे, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी, दोनों के जो वोटर्स हैं उसमें एक तरह का थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिख रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। दूसरी एक बात और है, बीजेपी की जो वहाँ पे पॉलिटिक्स रही है 1980 से, विजय जी ज़्यादा जानते होंगे, बीजेपी की जो वहाँ पे पॉलिटिक्स रही है, माधव फैक्टर होता है। एक माधव फैक्टर मतलब माली, उसके बाद धनगर और उसके बाद बंजारा, इन तीनों को लेके बीजेपी वहां पे ओबीसी पॉलिटिक्स करती है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मराठा रिजर्वेशन को लेके काफी हो हल्ला हुआ। तो देखिए आप जब एक पर्टिकुलर किसी जो कहते हैं ना, जब आरक्षण वाला जब मुद्दा आग जब लगता है ना, तो जब किसी एक पर्टिकुलर का आप सपोर्ट करते हैं तो कई दूसरे पक्ष नाराज होता है। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स वहां पे है, ओबीसी के पॉलिटिक्स यहाँ पे बीजेपी धीरे धीरे सही अपना जो उसका 90-80 वाला जो फॉर्मूला था वो माधव फैक्टर को अच्छा से करने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2014 में वो थोड़ा कमजोर जरूर हुई थी, क्योंकि इनके इस फैक्टर के जो सबसे बड़े नेता थे गोपीनाथ मुंडे, उनका निधन हो गया था। लेकिन धीरे धीरे सही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीजेपी ने वहां पे एक ओबीसी बड़े नेता को अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो भी ओबीसी जाति से आते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी धीरे धीरे ही सही, जो उसको लग रहा था पिछले साल तक जब वो शिवसेना को तोड़ने में, जब कहा जा रहा था कि शिवसेना को तोड़ने में उन्हीं का आता है, लेकिन उन सब चीजों से उभरते हुए बीजेपी धीरे धीरे ही अपना ग्राउंड फिर से वापस पा रही है। ये जो आंकड़े आए हर्षवर्धन, जिसमें उद्धव गुट का या उद्धव ठाकरे का, कैसे आप इसको समझाएंगे? उद्धव ठाकरे को फायदा हो रहा है? उद्धव ठाकरे क्या अपनी वो इमेज बचाकर रख पाए हैं? आज जो इमोशनल कनेक्ट की बात की जा रही थी कि जनता के बीच में अगर जाओगे तो आपको बताना होगा शिंदे गुट को कि आप टूटकर क्यों चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या वो बचाने में कामयाब हो पाए हैं उद्धव? नहीं, अगर इस लिहाज से देखें कि शिवसेना पर पकड़ किसकी ज्यादा है, तो ये जो सर्वे बता रहा है जो अभी हमारे सामने है, तो उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना के नेता दिख रहे हैं। तो एक तरह से वो जो कह रहे हैं तो उनकी जीत आप मान सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि उनकी सारी लड़ाई कहें किस पर्सपेक्टिव की या किसी भी तरह की, वो किससे है? वो है भारतीय जनता पार्टी से। जो भारतीय जनता पार्टी बाला साहब के समय में जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, आज वो सीनियर पार्टनर है, और सीनियर पार्टनर नहीं है, वो टर्म डिक्टेट कर रही है। वो महाराष्ट्र की अकेली पार्टी है जो पैन महाराष्ट्र पार्टी, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं, सब पॉकेट्स की पार्टी है। कोई कोंकण मुंबई का है, कोई पश्चिमी महाराष्ट्र का है, किसी के पास पूरे राज्य में आधार नहीं। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दिखती है, जिसका अपना जो वोट बैंक है वो बहुत स्ट्रांग है। वो दिख रहा है कि 22 सीटें जीतती हुई दिख रही है अपने बूथे पर। जो दो उन्होंने खेल किया, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूंगा खेल किया है, वो जो राजनीतिक खेल है, यानी उद्धव ठाकरे की ताकत खींचना, शरद पवार की ताकत खींचना, वो कोई, उनको भी भ्रम नहीं है, ना अमित शाह को भ्रम है, ना देवेंद्र फडणवीस को भ्रम है। वो जानते हैं कि ये बहुत लाभ हमें नहीं देने वाले हैं, लेकिन
महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता अगर ये सारे समूह एक साथ होते, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। अब वो अलग अलग हैं तो भले वो कम सीटें जीत रहे हैं, 4 और 2 6 सीटें जोड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा था उसको वो बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी यही है। बीजेपी ने तो अपनी इमेज बचा लिया, बीजेपी ने तो अपनी मुश्किल को हल कर लिया विजय त्रिवेदी जी, लेकिन जो संकट बाकी पार्टियों के सामने खड़ा हुआ कि पार्टियां टूटने लगी और सियासी संकट उभरने लगा, शरद पवार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या शरद पवार अपनी इमेज को बचाने में कामयाब रहे हैं? ये नैरेटिव भेजने में कामयाब रहे हैं कि मुझे तो छोड़कर मेरा भतीजा गया है? जी, एक तो मैं पहले इस पर चर्चा करने से पहले भावेश को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी राजनीतिक उथल पुथल वाली स्टेट जिसमें जो नेता है उनको खुद को नहीं पता कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है और रात को क्या चलेगा, उसमें भी एनालाइज करके कहीं किसी हद तक पहुंचना एक बड़ा जोखिम भरा काम भी है और बड़ा मेहनत वाला भी काम है। तो ये उनका जो इंटेलेक्ट भी है और जो एक्सरसाइज है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। शरद पवार जी की बात करने से पहले थोड़ा सा बीजेपी में बोल दूँ कि 80 से अभी तक 40 साल करीब करीब हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने, वाजपेयी जी ने बाला साहब ठाकरे के साथ जब रिश्ता बनाया, मतलब शिवसेना और बीजेपी का, तब वो बहुत जूनियर पार्टनर के तौर पे थी और लगता ही नहीं था कि वो पार्टी कभी उससे आगे बढ़ेगी। उसके बाद पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बड़े भाई के तौर पर आ गई, बिग ब्रदर के तौर पर आ गई। अब तो बिग ब्रदर नहीं, अब तो पार्टी खत्म कर दी उन्होंने, शिवसेना, ठीक है। और वो भी तब खत्म कर दी कि जो ओबीसी की राजनीति महाराष्ट्र में चलती थी, उसमें गोपीनाथ मुंडे का, जैसे भावेश ने भी जिक्र किया, बहुत बड़े नेता होते थे ओबीसी के, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहे। दूसरा, प्रमोद महाजन जैसा बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी का होता था, वो नहीं है। और एक नई लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की खड़ी की, फिर नए प्रेसिडेंट बनाए, और उसके बाद जो ये पार्टी तोड़ी है, त्रिपाठी जी से इस बात से सहमत हूँ, अगर ये दोनों पार्टियां नहीं टूटती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन लोकसभा चुनावों में बड़ी मुश्किल होती। ये एक बात ठीक लग रही है कि शिवसेना जो उद्धव गुट है वो आज भी शिवसेना का असली मतलब हकदार लगता है इस सर्वे के हिसाब से, यदि यही सीटें उनको मिल रही है। और इसमें मुझे कम गुंजाइश लगती है कि कोई बड़ा बदलाव हो। उद्धव ठाकरे को अब भी लोग शिवसेना का वारिस के तौर पर देखते हैं, तो वो क्या काम करेगा। लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेली बड़ी पार्टी हो गई, अब बाकी सबको कितना कितना हिस्सा मिलना है वो उनको तय करना है। तो ये इस सर्वे का मतलब है। और अब अगले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर रहे, ये इस नतीजे से दिखता है। हालांकि भावेश जी फिर नाराज होंगे कि मैं लोकसभा चुनावों के बाद उनके विधानसभा चुनावों पर चला जाता हूं, लेकिन वो आदत में है। बताएंगे नहीं कुछ, नहीं वो नहीं बताएंगे, वो उनका इशारा बता रहा है, पक्के हैं मामले में, खुलते नहीं। लेकिन बड़े बदलाव हुए। और शरद पवार साहब तो आज ही मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। तो बात चल रही है कि क्या उनकी पार्टी का मर्जर होगा, सुप्रिया सुले साहब का क्या फ्यूचर होगा, ये बहुत सारी बातें तय होनी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि वहां पर तो नेताओं को खुद को नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक सिचुएशन ये भी रहती है विजय जी, कभी शरद पवार का अजित पवार से मिलना, दोनों का बाहर निकल कर कहना ये तो फैमिली की बातचीत है, परिवार हमारा एक साथ है, भले ही हम पार्टी के तौर पर तो अडानी जी से मिलते हैं तब भी परिवार की बात होती है। अडानी जी से मिलते हैं शरद पवार साहब तब भी शायद परिवार की बात होती है, पारिवारिक रिश्ते हैं। तो अडानी को लेकर तो वो क्लियर करते हैं कि जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। बेशक इंडिया गठबंधन अडानी को लेकर बीजेपी पर कितना भी हमलावर क्यों ना रहे, क्या ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है बीच में रोहन जी, जो इंडिया गठबंधन में बयानों को लेकर, अडानी को लेकर जिस तरीके से नेताओं के कदम रहते हैं, ये कंफ्यूज करता है वोटर को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले साल गौतम अडानी राजस्थान में गए, फिर अशोक गहलोत के साथ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वही चीज़ आपको नजर आती है भूपेश बाघेल के साथ में, वहाँ पे भी जाके उन्होंने निवेश किया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो रणनीति है गौतम अडानी को लेके, बार बार अटैक करते रहते हैं उनके ऊपर ही, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता या फिर उनके अलाय पार्टनर्स खुल के उनके साथ में घूमते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अटैक में भी एक कमी नजर आती है और कंसेंसस में भी। दैट मीन्स कि ना तो पवार की फैमिली इस मुद्दे पे उनके साथ में खड़ी होना चाहती है या कभी खड़ी थी, और ना कि बाकी अलाय पार्टनर्स और उनके स्टेट लीडर्स भी। जहां तक मैं गौतम अडानी की बात करूं तो आप देखिए 2019 के चुनाव में भी रफाल को लेके पीछे पड़ गए थे राहुल गांधी और वही मुद्दा उठाया था, लेकिन बाकी पार्टियों ने कभी वो मुद्दा बनाया ना, तो अखिलेश यादव ने वो बनाया था कभी मुद्दा, ना तेजस्वी ने। वही चीज मुझे अभी भी नजर आ रही है। तो अगर कंसेंसस की बात करें तो लैक ऑफ कंसेंसस ही एक शब्द है जो अभी इंडिया अलायंस को देख रहा है। और आज भले ही शरद पवार गए हो मिलने के लिए, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ पवार को लेके ही, शरद पवार को लेके, आप देखिए 82 साल के हो गए लेकिन
फिर भी इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और इतने एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं कि उनको पता है कि सुप्रिया सुले को कहाँ पे बचाना है और कहाँ पे प्रफुल्ल पटेल को आगे रख के अलायंस कर देनी है भाजपा के साथ में। तो मुझे लगता है कि 2024 तक अपने कार्ड्स नहीं खोलेंगे, भले ही अभी जाके इलेक्शन कमीशन में लड़ते रहें। ठीक है, जनता के भी सवाल महाराष्ट्र को लेकर कोई सवाल करना चाहेगा? सवाल हाँ बिल्कुल करिए। तो हर्षवर्धन जी, हाँ। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आजकल मेजॉरिटी यूथ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स वगैरह इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जॉब्स की, वो पढ़ते बहुत है लेकिन उन्हें वो जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। जैसे कर्नाटका में मेजॉरिटी ऑफ द यूथ ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया तो वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ पाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि जॉब्स लेस क्यों है इतनी? अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा बनता है कि नहीं? नहीं, पहले तो आप एक तथ्य जान लीजिए, कर्नाटक देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। यानी अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस सरकार के दौरान वहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय रही। कर्नाटक डेवलपमेंट के लिहाज से जो देश के 5 बड़े राज्य हैं उनमें शामिल होता है। और बेंगलोर सबसे जहां ज्यादा बेंगलोर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति नहीं, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय का शहर है। लेकिन अगर आप जॉब्स की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये सवाल कल भी आया था और कल भी मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं कि आप में से जितने लोग रोजगार के लिए देख रहे हैं उसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी होगी कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चीज है जिसके लिहाज से हमें रोजगार मिल सकता है। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो बाहर से आ रही हैं वो कह रही हैं कि हमें उस स्किल सेट के लोग नहीं मिल रहे हैं। दोनों चीज है, एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरा जो कंपनियां जो चाहती है उनको उतने कुशल लोग नहीं मिलते हैं, जो वर्कर हैं स्किल सेट वाले लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो अगली बार धर्म जाति के मुद्दे पर वोट मत कीजिएगा, रोजगार पर वोट कीजिएगा। पीछे से भी सवाल आ रहे थे, एक सेकंड पीछे पहले पहुंचा दूं, पीछे दे दीजिए प्लीज। सर नमस्कार, मेरा नाम सावन है और मेरा क्योंकि जो अब सर्वे निकाला है ये महाराष्ट्र पे आ ही गया है, तो मेरा सवाल सीधा महाराष्ट्र पे ही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी झुकी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही एक आप कह रहे मुख्य पार्टनर रही है वो एकनाथ शिंदे के साथ में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस फिर भी उप मुख्यमंत्री पे उनको संतुष्ट होना पड़ा है उस पद से। तो आपको लगता है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के एक नेतृत्व चुनाव वो लड़ रहे हैं, लेकिन तब भी फडणवीस को बनना पड़ा उप मुख्यमंत्री, उनको मतलब संतुष्ट होना पड़ा कि हाँ ठीक है चलो सरकार में तो आखिर हम आ ही गए हैं। कॉम्प्रोमाइज करना युद्ध में ये तय करना होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र का जिस राजनीतिक युद्ध की राजनीतिक लड़ाई का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री चाहिए था? बिल्कुल नहीं। उनको उद्धव ठाकरे शरद पवार की सरकार को गिराना था, खासतौर से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना था, वो उन्होंने हासिल किया। अब उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए जो किया जा सकता है वो उन्होंने किया है। तो इसलिए इसको ये कहना कि वो झुक गए थे देवेंद्र फडणवीस के लिए, उन्होंने एकनाथ शिंदे को इसीलिए बनाया ना क्योंकि एकनाथ शिंदे तो उप मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे के साथ भी बन सकते थे, वहां पर भी चाहते यदि वो दबाव बनाते तो वहां बन सकते थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनना था और उनकी इस चाहत को ही भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया और वो उनके उस मकसद को पूरा कर रही है जो वो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाए। जिन उद्धव ठाकरे ने उनकी वो सुबह याद कीजिए महाराष्ट्र की जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साहब की शपथ ग्रहण का किया कराया सब बराबर हो गया था, तो उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना था। और राजनीति में अलग अलग वक्त में जीत कहां पर होती है ये वो लोग तय करते हैं। हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना। उसका फायदा ये हुआ कि आज तो शिवसेना भी नहीं बची और जो एनसीपी है वो भी नहीं बची है। मैं इसका जवाब दे दूं। बहुत छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक पर मैं इसका जवाब दूं। देखिए महाराष्ट्र में जब आप जातीय चीजें देखेंगे तो जो देवेंद्र फडणवीस जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी सिर्फ 2-3% है। जब ये पूरा वाकया हुआ उद्धव ठाकरे गुट वाला तो एक बहुत बड़ी ब्लॉक है महाराष्ट्र में मराठा वोटर जिसकी आबादी 34-35% के आसपास ऑफिशियली है, तो उसको नाराज नहीं करना है क्योंकि 2-3% वाले उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनको एकनाथ शिंदे को लाना मजबूरी था। दूसरी तरफ शरद पवार और ये उद्धव ठाकरे इन सभी की जो राजनीति है वो मराठा वोटर के इर्द गिर्द घूमती है और वो एक सर्टेन ब्लॉक में सीमित है, लेकिन उस सर्टेन ब्लॉक में बीजेपी को अपना इनरोड बनाना है, इसलिए उनको एकनाथ शिंदे को आगे करना था।
चलिए देखिए, अब आपको एक बार ओवरऑल टैली बता देते हैं। इतने स्टेट्स की हमने बात की, 543 में से 367 सीट की हम बात कर चुके हैं और आंकड़ा ये बता रहा है ओपिनियन पोल का कि एनडीए 180 सीटें जीत सकता है, इंडिया गठबंधन 132 सीटें जीत सकता है और अन्य के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।